Hello student. Today's topic is the principle of inheritance and variation. इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या? हम जानते हैं कि जेनेटिक्स इज इक्वल टू इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन. इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंटल कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होने का मैकेनिज्म इनहेरिटेंस. और वेरिएशन क्या है? जो भी वेरी हो जाता है, वेरिएशन इज डिफरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग from parent and each other. जो ऑफ स्प्रिंग हैं वो पेरेंट से और आपस में एक दूसरे से कितना वेरी हो जाते हैं, दिस इज द वेरिएशन. और इन्हीं दो चीजों की मैकेनिज्म को पढ़ना, इनहेरिटेंस कैसे होता है और वेरिएशन कैसे हो जाता है. क्यों? क्योंकि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन. अगर वेरिएशन नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा. तो इन दोनों के मैकेनिज्म की स्टडी करना जेनेटिक्स है. जेनेटिक्स में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे. ठीक, तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स देखें कि जेनेटिक्स लोगों के दिमाग में क्यों आया, क्योंकि लोगों ने देखा कि आम के पेड़ पर आम ही होता है, अमरूद के पेड़ पर अमरूद होता है, या और साधारण भाषा में कहें, हर बच्चा अपने पेरेंट्स के जैसा होता है. हर बच्चा अपने पेरेंट्स के जैसा होता है. लाइक बीगेट लाइक, यानी चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं. तो कैसे? कोई तो चीज होगी जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है. ऐसा नहीं है कि मेंडल वॉज फर्स्ट, मेंडल ने पहली बार काम किया था. इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है वो यहां से समझ में आएगा कि ब्लेंडिंग और फिर मेंडल का कॉन्सेप्ट नॉन ब्लेंडिंग क्या था. मेंडल ने इस बात पर फोकस किया था कि इनहेरिटेंस में ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, ये मेंडल का कॉन्सेप्ट था. तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होता तो फिर ब्लेंडिंग क्या होती है, तो मेंडल के पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था, स्पेशली अरिस्टोटल. ठीक, इन्होंने कहा कि पूरी बॉडी से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं. आंख से छोटी सी आंख, नाक से छोटी सी नाक, छोटा हर हाथ से छोटा सा हाथ, मिनिएचर. और जो ओवम और स्पर्म होते हैं उसमें मिनिएचर ऑफ ह्यूमन बीइंग होते हैं. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो किसी पेरेंट की आंख, तो किसी पेरेंट की नाक, तो किसी का हाथ और किसी का पैर आ जाता है. यानी समझो इस बात को, एक मिनिएचर ऑफ ह्यूमन ओवम में और एक मिनिएचर ऑफ ह्यूमन स्पर्म में जब दोनों मिले तो कोई कैरेक्टर स्पर्म का आ गया और कोई कैरेक्टर ओवम का आ गया. ब्लेंडिंग हो गई, ब्लेंडिंग हो गई. इसीलिए बच्चों में कुछ पेरेंट जैसा, मतलब कुछ मैटरनल पेरेंट जैसा और कुछ पैटर्नल पेरेंट जैसा होता है. ये कॉन्सेप्ट था बिफोर द मेंडल. ये कॉन्सेप्ट कब था? बिफोर द मेंडल. और इसे हम पैनजेनेसिस कहते हैं. वो जो छोटे 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 ऑर्गन्स बनते हैं इन्हें हम पैनजेनेसिस कहते हैं. मेंडल के पहले ऐसा ही माना जाता था. ठीक, लेकिन मेंडल ने जब काम किया तो इन्होंने ये देखा, जब क्रॉस कराया, कि F1 कैरेक्टर में, F1 जनरेशन में कुछ कैरेक्टर नहीं आते.
लेकिन वो कैरेक्टर F2 में आ जाते हैं। इसका मतलब है टॉल और ड्वार्फ ब्लेंड नहीं होते। अगर ब्लेंड हो जाते तो फिर सेग्रीगेट नहीं होते। तो मेंडल ने पहली बार इस बात पर फोकस किया कि कैरेक्टर की ब्लेंडिंग नहीं होती है, नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता है। ठीक है। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और जेनेटिक्स वो ब्रांच है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन को डील करती है। टर्म जेनेटिक्स बैटसन ने दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल हैं 1822 टू 1884। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम बैटसन को मानते हैं एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन को मानते हैं। जीन, जीन मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द यूज किया था। मेंडल ने कहा था ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, और वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट जिसकी ब्लेंडिंग नहीं हो सकती है इज नोन एज द फैक्टर। बाद में जोहानसन ने फैक्टर के लिए जीन शब्द यूज कर लिया था। तो जीन क्या है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट synthesize a polypeptide chain and control a character is known as the gene। डीएनए का वो सेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको जीन कहते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन में हमने थोड़ा और चेंज कर लिया है। हम जीन के अंदर भी चीजें ले आए हैं, सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन। ठीक। डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बनाए उसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। डीएनए का वो पार्ट जो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करे रेकॉन कहलाता है, और डीएनए का वो पार्ट जिसमें म्यूटेशन हो जाता है उसे म्यूटॉन कहते हैं। तो मोर एप्रोप्रिएट टर्म आज की डेट में जीन की जगह क्या हो गया है? सिस्ट्रॉन हो गया है। क्लियर? कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडिविजुअल जो दूर से दिखाई दे जाए, जैसे प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, इन्हें हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के दो अल्टरनेट या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव ट्रेट हो सकते हैं। ठीक, जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर, इसके दो ट्रेट हो सकते हैं, या तो लंबा हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है। हेयर का टेक्सचर इज अ कैरेक्टर, इसके दो ट्रेट हो सकते हैं, करली हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है। एलील जैसे कैरेक्टर के दो अल्टरनेट हैं, ठीक, ट्रेट। इसी तरीके से जीन के भी अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। या हम ये कह सकते हैं जीन रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टर को और ट्रेट रिप्रेजेंट करता है एलील को। टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर एलील ऑफ ईच अदर। ठीक है ना? तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है एलील और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है जीन। तो जीन के जितने भी अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी दो होते हैं, क्योंकि कुछ के ज्यादा भी होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। जीन सिंबल, जीन सिंबल वैसे तो मॉडर्न तरीका यह है कि डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम स्मॉल में लिखते हैं तो रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेंडल ने यह तरीका नहीं चूज किया था। मेंडल का तरीका इसके जस्ट अपोजिट था। मेंडल ने रिसेसिव कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल में लिखा था तो डोमिनेंट माना था, और अगर स्मॉल केस में लिखा था तो रिसेसिव माना था। जैसे अगर हम मेंडल का वे देखें तो रेड और व्हाइट के लिए इन्होंने कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं चूज किया था, इन्होंने चूज किया था कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करता था और स्मॉल डब्ल्यू रिसेसिव को। लेकिन अगर आप ध्यान दो, ये डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट लेटर नहीं है, ये रिसेसिव ट्रेट का फर्स्ट लेटर है। ठीक। मॉर्गन का तरीका तो और भी अलग था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बस डोमिनेंट ट्रेट को प्लस प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया था और रिसेसिव ट्रेट को लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया था। फिनोटाइप, जो भी एलील के कॉम्बिनेशन के कारण
कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जो बाहर से दिखाई देता, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीनोटाइप कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन फिनोटाइप बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। जीनोटाइप अल्टर करने से, एनवायरमेंटल कैरेक्टर अल्टर करने से, इवन किसी हार्मोन से या किसी भी चीज से फिनोटाइप चेंज हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप चेंज नहीं होता। जैसे एक एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है कि एक डॉर्फ प्लांट को हम लोगों ने जिब्रेलिन का इंजेक्शन लगाया और वो टॉल हो गया, ठीक, फिर उसकी सेल्फिंग करा दी, तो F1 में प्लांट कैसे होंगे? ड्वार्फ होंगे। क्यों? क्योंकि जीनोटाइप नहीं चेंज होता। हमने जिब्रेलिन का इंजेक्शन लगाया तो जीनोटाइप कैसा रहा होगा भाई? ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप स्मॉल टी ही रहा होगा। अगर हमने जिब्रेलिन का इंजेक्शन लगाया तो ये टॉल हो गया, लेकिन टॉल हो गया पर इसका जीनोटाइप चेंज नहीं होगा, तो आगे की जनरेशन में ड्वार्फी आएगा। इसका मतलब है जो जीनोटाइप है वो चेंज नहीं होता है, और फिनोटाइप तो हार्मोन से भी चेंज हो जाता है, एनवायरमेंटल कंडीशन से भी चेंज हो जाता है, और भी चीजों से चेंज हो सकता है। ठीक, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल है, और ये चेंज नहीं होता है ना एज के साथ और ना एनवायरमेंट के साथ। जीनोटाइप फिनोटाइप टर्म जॉनसन ने दिए थे, जीन शब्द भी जॉनसन ने दिया था। ठीक, होमोजाइगस, अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों एलील सेम हैं तो हम उसे होमोजाइगस कहते हैं, और होमोजाइगस को हम प्योर भी मानते हैं। क्यों प्योर मान के चलते हैं? क्योंकि अगर हम होमोजाइगस की सेल्फिंग कराते हैं या होमोजाइगस के बीच में क्रॉस कराते हैं तो कोई भी कैरेक्टर में कभी भी वेरिएशन नहीं आता है। क्लियर? तो होमोजाइगस अगर दोनों स्मॉल टी हो या दोनों कैपिटल टी हो, और होमोजाइगस को हम प्योर मान के चलते हैं। हेट्रोजाइगस, अगर किसी इंडिविजुअल में कंट्रास्टिंग ट्रेट हो, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग एलील हो, तो हम इसे हेट्रोजाइगस मानते हैं। हेट्रोजाइगस को हम हाइब्रिड कहते हैं, और हम हमेशा मान के चलते हैं हाइब्रिड इज बेटर देन बोथ पेरेंट। थोड़ी सी चीज समझने वाली है कि प्योर और हाइब्रिड का पोटेंशियल प्योर से अच्छा होता है, ठीक, लेकिन प्योर जो है कुछ कैरेक्टर को कंजर्व रखता है। अगर हम हाइब्रिड में तो कैरेक्टर लॉस होने के चांस हो जाते हैं, लेकिन प्योर उन कैरेक्टर को जनरेशन बाय जनरेशन कंजर्व करके रखता है। ठीक, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस शब्द बेटसन एंड सॉन्डर्स ने दिया था। डोमिनेंट ट्रेट, वो ट्रेट जो दोनों कंडीशन में रिप्रेजेंट हो जाता है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस में, दैट इज नोन एज द डोमिनेंट ट्रेट। रिसेसिव क्या होता है? जो केवल होमोजाइगस में रिप्रेस हो। ठीक, केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो और हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो सप्रेस हो जाए, इज नोन एज द रिसेसिव ट्रेट। जीन लोकस, हर क्रोमोसोम पर जीन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होती है, और आज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम जानते हैं कि किस क्रोमोसोम पर किस जगह पर कौन सी जीन है। तो जीन की वो लोकेशन, जीन का वो एड्रेस क्या कहलाता है? जीन लोकस कहलाता है। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन जानने के पहले हम पेरेंट जान लें। हम पेरेंट हमेशा प्योर लेते हैं, पेरेंट हमेशा प्योर लेते हैं। ठीक, जब हम P जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो जो भी ऑफ स्प्रिंग आते हैं वो F1 कहलाते हैं, और F1 हमेशा और हमेशा हाइब्रिड होते हैं। क्लियर? तो आप यहां देखें, जैसे हमने आपसे कहा कि P जनरेशन हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? प्योर लेते हैं। तो ये P जनरेशन है, P जनरेशन, और P जनरेशन में हमेशा जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हमने कराया तो ये टॉल पेरेंट है, और ये जो है ड्वार्फ पेरेंट है। इसका गैमीट बनेगा कैपिटल टी, इसका गैमीट बनेगा स्मॉल टी। ये गैमीट हैं, और गैमीट में हमेशा
जीन का सिंगल डोज आता है। जब इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये F1 है। F1 ऑलवेज हाइब्रिड होता है, ऑलवेज हाइब्रिड, 100%, कोई चांस नहीं होता F1 में। जब हम F1 की सेल्फिंग कराते हैं तो इससे गैमीट बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे गैमीट बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अगर हम पनेट स्क्वायर बना लेते हैं इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम देखेंगे कि 3 टॉल आए हैं हमारे पास और 1 ड्वार्फ आया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 1 टॉल होमोजाइगस है, 2 टॉल हीट्रोजाइगस हैं और 1 ड्वार्फ होमोजाइगस। इसका मतलब है कि 2 होमोजाइगस हैं और 2 हीट्रोजाइगस। तो जो F2 जनरेशन होती है, F2 जनरेशन, इसमें 50% हाइब्रिड होते हैं और 50% प्योर होते हैं या होमोजाइगस होते हैं। क्लियर? अगर हम F3 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं F2 के बाद, ठीक, अगर हम F2 के बाद हम F3 जनरेशन पर लेके जाते हैं तो हाइब्रिड और कम होते चले जाएंगे, 25% हाइब्रिड बचेंगे और 75% प्योर हो जाएंगे। अगर हम F4 जनरेशन ले जाते हैं तो ये 12.5 बचेंगे हाइब्रिड और 87.5% ये प्योर हो जाएंगे। अब यहां से आप 2 चीजें समझ सकते हो। सेल्फिंग कराने से होमोजाइगसिटी बढ़ती चली जाती है, प्योरिटी बढ़ती चली जाती है, पहली चीज। मतलब ये हम जो F1 की सेल्फिंग से F2, सेल्फिंग ऑफ F1, अगर हम F1 की सेल्फिंग कराते हैं तो F2 आता है, सेल्फिंग ऑफ F2 F3 और F3 की सेल्फिंग से F4। और जैसे जैसे हम सेल्फिंग कराते चले जाते हैं वैसे वैसे हाइब्रिड कम होता चला जाता है और होमोजाइगसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक, जितना ज्यादा होमोजाइगसिटी बढ़ेगी हाइब्रिड कम होता चला जाएगा। अभी मैंने कहा हाइब्रिड हैज मोर पोटेंशियल, जिसको हम हाइब्रिड विगर कहते हैं। तो क्रॉप हो चाहे एनिमल हो, पावर कम होती चली जाएगी, इसीलिए सेल्फिंग को प्रेफर नहीं किया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक, इसके बाद टेस्ट क्रॉस, ये स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस है। इसमें हम F1 इंडिविजुअल को क्रॉस कराते हैं, किससे? रिसेसिव पेरेंट से। ठीक, F1 इंडिविजुअल, F2 एनसीईआरटी की लैंग्वेज में F1 इंडिविजुअल लिखा हुआ है। ठीक, और ये नीट का आया हुआ स्टेटमेंट है, इसीलिए हीट्रोजाइगस ना कर कर, वैसे तो एनसीईआरटी ने उसके जस्ट बाद ये भी लिख दिया है, पहले लाइन लिखा है कि क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल विद रिसेसिव पेरेंट, फिर उसी के नीचे उसने लिख दिया है कि इट इज वे टू नो जीनोटाइप। इसमें हम हीट्रोजाइगस या डोमिनेंट फिनोटाइप का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं। क्लियर? जीनोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज द जीनोम, या हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमीट, क्योंकि गैमीट में हमेशा सिंगल डोज होती है, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। जीन पूल, जीन पूल क्या है? एक पूरी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन होती है ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल लिव इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे मान लेते हैं झांसी के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं
वो मिलकर झांसी की पॉपुलेशन बनाते हैं। अब उनमें जितने जीन हैं और उनके जितने भी एलील हैं सब मिलकर जीन पूल कहलाएंगे। सम टोटल ऑफ ऑल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज द जीन पूल। इमैस्कुलेशन, ई माने हटा देना, एग्जिट, किसको हटा देना? मैस्कुलाइन को, यानी मेल को। और फ्लावर का मेल पार्ट क्या है? एंथर है, तो रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज द इमैस्कुलेशन। स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which can reproduce with each other and produce fertile offspring। ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता हो, ब्रीडिंग कर सकता हो और उनके बच्चे भी फर्टाइल हों, इज नोन एज द स्पीसीज। ये मेंडल की हिस्ट्री है। एक ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर भी मेंडल जो है सिसिलियन, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया में 22 जुलाई 1822 में बर्थ हुआ था और इन्होंने फिलॉसफी की स्टडी की। इन 1847 प्रीस्ट बन गए ऑगस्टीनियन मोनास्ट्री में। इन 1851 ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए बॉटनी एंड फिजिक्स की स्टडी करने के लिए। और आप इनका भाग्य देखिए, दे बिकम द टीचर ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस। लेकिन जब इन्होंने परमानेंट होने के लिए एग्जाम दिया तो ये उसमें फेल हो गए और वापस ये अपनी मोनेस्ट्री में लौट आए। इसके बाद जब वापस ये अपनी मोनेस्ट्री में लौट आए तो इन्होंने मटर का पेड़ देखा जो कि इनकी मोनेस्ट्री में लगा हुआ था, ठीक। और इन्होंने 7 साल 1856 टू 1863 डेट रट लेना, मटर पर काम किया। इन 1865 इन्होंने पेपर लिखा एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। लेकिन इनके काम को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। इनके काम को किसी ने भी नोटिस नहीं किया और अननोटिस्ड इनकी डेथ हो गई 1884 में, ठीक। इन्होंने अपना जो काम है वो एक और साइंटिस्ट को लिखकर भेजा था जिनका नाम है कार्ल वॉन नेगेली, और ये साइटोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और इन्होंने मेंडल को सजेशन दिया कि एक प्लांट पर काम करने से कुछ नहीं होता, एक और प्लांट पर काम करो। और ना केवल ये सजेशन दिया बल्कि एक और प्लांट का नाम भी लिख के भेज दिया जिसका नाम था हॉकवीड हायरेशियम। और मेंडल ने उस पर काम किया और मेंडल रिजल्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, ठीक। वापस हम लोग आ जाते हैं जेनेटिक्स पर कि जेनेटिक्स, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, वगैरह वगैरह। हालांकि मेंडल अपने समय पर ना क्रोमोसोम जानते थे, ना जीन जानते थे, ना जेनेटिक मटेरियल जानते थे, ना डीएनए जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इवन देन मेंडल ने जो भी लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिए आज तक उनका कोई काट नहीं है, वो आज भी 100% ट्रू हैं, केवल कुछ एक्सेप्शंस के साथ। क्लियर? तो क्रोमोसोम, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होता है और डीएनए प्रोटीन के साथ पैक होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। 2 तरह की प्रोटीन होती हैं, पहला हिस्टोन जो प्राइमरी पैकिंग कराती है और दूसरा नॉन हिस्टोन, भूल मत जाना, जो कि फाइनल पैकिंग कराती है। और ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि फाइनल पैकिंग ऑफ द डीएनए कौन कराता है? तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और प्रीवियस पैकिंग कौन कराता है? हिस्टोन। तो ये डीएनए है और ये हिस्टोन के साथ पैक हो गई है, ठीक। आपको पता है कि हिस्टोन 5 तरह की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4, जिसमें से H2A, H2B, H3, H4 है ना। कौन कौन सी? H2A, 2B, H3 और H4 क्या बना लेती है? कोर बना लेती है। और बाकी H1 लिंकर डीएनए बना लेती है और ये पैक होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक। जीन क्या है? अभी आपको बताया था, डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाती है, दैट इज नोन एज द जीन। हम इसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जेनेटिक्स भी अभी बताया, स्टडी ऑफ द जीन एंड इनहेरिटेंस इज नोन एज द जेनेटिक्स, ठीक। प्री मेंडेलियन इरा,
अभी मैंने आपको बताया था मेंडल के पहले ब्लेंडिंग, तो आप ये मान लें कि ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, और इन दोनों की ब्लेंडिंग हो जाती है, दैट इज नोन एज द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो मेंडल के पहले हम जो मानते थे वो ये मानते थे कि दोनों पेरेंट के एवरेज कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं और जो भी है वो ऑफस्प्रिंग बन जाता है। मेंडल ने अपना काम मटर के पेड़ पर किया था। क्यों किया था? वाई मेंडल चूज द पी प्लांट? सबसे पहला शॉर्ट लाइफ स्पैन, 1 साल में पेड़ भी लग जाता है, फ्लावर भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। दूसरा, इसको लेस मेंटेनेंस चाहिए। मटर एक जंगली तरह का पेड़ है और जो प्लांट वाइल्ड टाइप होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऐसी चाहिए। किसी भी कंडीशन में हम जेनेटिक्स का जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि फला चीज़ को हमने मटेरियल क्यों यूज़ किया, तो 4 पॉइंट: शॉर्ट लाइफ स्पैन होना चाहिए, लेस मेंटेनेंस होना चाहिए या आसानी से कल्चर हो जाना चाहिए कहीं पर भी, इजिली हैंडल हो जाना चाहिए, साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके लिए हर क्षण माइक्रोस्कोप की जरूरत ना पड़े, ठीक। और चौथा, लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होने चाहिए। अगर ये 3 पहले वाले मिल भी जाते हैं और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं मिलते तो काय पे एक्सपेरिमेंट करेंगे? केवल 4। इवन ड्रोसोफिला का भी आंसर आएगा तो क्वेश्चन आएगा तो यही लिखेंगे, पहला शॉर्ट लाइफ स्पैन, वहां पर 1 वीक कर देंगे, इजिली कल्चरेबल इन कल्चर मीडिया लैब में, साइज इज टू बिग, इजी टू हैंडल, और चौथा लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये 4 पॉइंट याद कर लो, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का हो, चाहे वो किसी के लिए भी आए, हर एक के लिए सेम आंसर चला जाएगा, ठीक। तो मल्टीपल प्लांट को छोटा साइज है इसलिए हम बहुत सारे प्लांट ग्रो करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वैरायटी ऑफ विजिबल कैरेक्टर, बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होने चाहिए। और प्लांट के केस में एक और चीज हमें मटर में फायदा दे गई, सेल्फ पॉलिनेटिंग भी था। नेचर में मटर सेल्फ पॉलिनेटिंग है और हम चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो मटर के केस में एक और बेनिफिट मिल गया कि ये सेल्फ है नेचर में, लेकिन हम चाहें तो क्रॉस भी करा सकते हैं। ये मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे: प्लांट लेंथ, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोट कलर, पोट शेप, सीड कलर और सीड से। ध्यान से देख लो, अगर कभी ऐसे आता है कि फ्लावर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर थे तो 2, पोट से रिलेटेड कितने कैरेक्टर थे तो 2, सीड से रिलेटेड कितने कैरेक्टर थे तो 2, और प्लांट से रिलेटेड कितने कैरेक्टर थे तो 1। हालांकि मेंडल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि 7 पे काम करो और 7 पे रिजल्ट आ जाए, है ना। मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर 34 वैरायटी से शुरू किया था और फाइनली उनको जिसके जिसके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला होगा उन्हीं पे काम किया, बाकी को बीच में छोड़ते चले गए। ये 7 कैरेक्टर 7 क्रोमोसोम पर नहीं थे, 4 क्रोमोसोम पर थे। अच्छा चलो, ये 4 क्रोमोसोम पर थे, 1 4 5 7, ठीक। यहां पर डोमिनेंट रिसेसिव का पेयर है, वॉयलेट डोमिनेंट व्हाइट रिसेसिव, एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट टर्मिनल रिसेसिव, ग्रीन पोट डोमिनेंट येलो रिसेसिव, इनफ्लैटेड पोट डोमिनेंट कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव, येलो सीड डोमिनेंट ग्रीन रिसेसिव और राउंड सीड डोमिनेंट रिंकल्ड रिसेसिव। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक। और ये कैरेक्टर प्लांट हाइट का टॉल डोमिनेंट शॉर्ट रिसेसिव, फ्लावर कलर का वॉयलेट व्हाइट, पोजीशन का एक्सियल टर्मिनल, पोट कलर का ग्रीन येलो, पोट शेप का इनफ्लैटेड कंस्ट्रक्टेड, सीड कलर का येलो ग्रीन और सीड शेप का राउंड एंड रिंकल। ये पी का फ्लावर है और आप पी के फ्लावर से भी मॉर्फोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। जो पी का फ्लावर है इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है और अभी तो 3-4 साल से नहीं आया, उसके पहले हम आपको बताएं 2012 से लेकर 2020 तक लगातार वैक्सिलरी एस्टिवेशन पर क्वेश्चन आया। एवरी ईयर, एक भी साल छूटा ही नहीं, इतना पसंद आ गया था। हाँ, 2020 के बाद इन्होंने वैक्सिलरी एस्टिवेशन नहीं पूछा, इसका मतलब ये थोड़ी ना किक आउट कर दिया, कभी भी पूछ सकते।
तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये एक पेटल बड़ा है, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक, या वैक्सिलम कहते हैं। ये दो जो होते हैं साइड में उनको विंग या एली कहते हैं, और एक हटा दिया है, इसको ऐसे ढक के रखता है, इसको कील या करीना कहते हैं। ठीक, ये दो फ्यूज हो जाते हैं बोट शेप और ऐसे ढक लेते हैं। तो चूंकि इमेजिनेशन करो ये यूं ढका होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन फेल हो जाए तो इसके पेटल्स खुल जाते हैं और इट बिकम अवेलेबल फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। यानी ये एक ऐसा प्लांट है जो सेल्फ को प्रेफर करता है, लेकिन अगर सेल्फ फेल हो जाए तो क्रॉस को भी अलाउ कर देता है। तो बाइसेक्सुअल है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो इनर मोस्ट पेटल यानी कील या करीना से ढके हुए होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, लेकिन अगर हम कंट्रोल मेटिंग कराएं तो हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या है? हमने सबसे पहले सीड को लगा देंगे, और जब सीड लग जाएंगे प्लांट आ जाएगा और उसमें बड आ जाएगी, फ्लावर नहीं आने देना, बड आ जाएगी। तो हम 50% प्लांट को मेल मान लेंगे और 50% को फीमेल मान लेंगे। जिनको हम मेल मानेंगे उनके हम स्टेमन रहने देंगे, और जिनके हम फीमेल मानेंगे उनके स्टेमन को रिमूव कर देंगे, है ना, रिमूवल ऑफ स्टेमन, क्योंकि हमने इस प्लांट को क्या माना है? फीमेल माना है। इसको मेल माना है तो हम इसमें स्टेमन लगे रहने देंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेमन ऑफ रेसिपिएंट फ्लावर वर रिमूव्ड, और उसको हम फीमेल रहने देंगे, और इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। जब फ्लावर मैच्योर हो जाएगा तो मेल से एंथर कलेक्ट करेंगे और हम फीमेल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, और इसके बाद हम बैगिंग कर देंगे वापस से, और जब सीड सेट हो जाएंगे तो हम सीड को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, और फिर उनको लगा के हम रिजल्ट देख लेंगे। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम बैगिंग कर देंगे ताकि कंटेमिनेशन ना हो पाए, और फिर उस पर लेबल लगा देंगे कि इस प्लांट का इस प्लांट के साथ पॉलिनेशन कराया है, जिसे हम टैगिंग कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड आ जाएंगे, तो हम उन्हें लगाकर रिजल्ट देख लेंगे कि रिजल्ट क्या है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पर्पल और वाइट का कराया था, और ये F1 है तो हमें सारे के सारे पर्पल मिले। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल ने 8 साल लगातार किया, और मेंडल ने लगभग 28,000 प्लांट ग्रो कराए। हर एक कैरेक्टर का डाटा सेट करने के लिए मिनिमम 3 जनरेशन तक रिजल्ट देखा इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मेंडल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को बायो में यूज किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने पूरा डाटा मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकली कैलकुलेट किया, और 1865 में अपना जो भी रिजल्ट था वो पब्लिश कराया, और ये कंक्लूड किया कि फैक्टर्स जो हैं डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, यानी इनकी ब्लेंडिंग नहीं होती है, ये एज सच 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, मेंडल क्यों अप्रिशिएट नहीं किए कर? मेंडल के अप्रिशिएट ना होने का सबसे बड़ा कारण था, और ये तुम लोग सबसे अच्छे से समझो, मेंडल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। क्योंकि मेंडल अपने काम को रीडुप्लीकेट नहीं कर पाए थे हॉगवीट पर या हायरेशियम पर। तो जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो फिर हम अपना काम भी दिखाते नहीं है लोगों को। जब कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है ना, जिस चीज में बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, उस चीज को आप हर एक के सामने शो करना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि हम से कोई भी कुछ भी कैसा भी पूछ ले, हम इसमें फेल हो ही नहीं सकते। लेकिन जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी भी चीज में, तो हम हमेशा पीछे की तरफ जाना चाहते हैं। तो मेंडल चूंकि अपना रिजल्ट रीडुप्लीकेट नहीं कर पाए थे, इसलिए वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, और चूंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे इसलिए उन्होंने अपना पेपर एक ऐसे जर्नल में पब्लिश कराया जिसका बहुत पुअर कम्युनिकेशन था, क्योंकि शायद वो अंदर से जान रहे थे कि वो अपनी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों के लिए वो क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहते थे। दूसरी चीज, जो उनके कंटेम्पररी थे, क्योंकि अभी मैंने बताया मेंडल के पहले तो हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मान रहे थे, और दिखता भी है यार ब्लेंडिंग,
अगर हम किसी भी व्यक्ति से कहें कि एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग स्पर्म में, एक ओवम में, एक नॉन साइंटिफिक व्यक्ति से कहें, और फिर मिलते हैं और छांट लिया जाता है किसकी नाक, किसकी आंख, किसकी कान, कितना आसान है समझना। किसी बच्चे को माँ बाप के सामने खड़ा कर दो तो बच्चा तो ब्लेंडिंग दिखाई देता है ना माँ बाप का। ऐसा थोड़ी ना होता कि प्योर पापा जैसा, प्योर मम्मी जैसा, कुछ पापा का कुछ मम्मी का। तो कितना आसान है सामने वाले को समझाना कि दोनों की ब्लेंडिंग है। इसको काटना कितना मुश्किल, सोच के देखो। अभी भी तुम किसी ऐसे मतलब नॉन साइंटिफिक व्यक्ति के पास जाओ और एक बच्चे को माँ बाप के साथ खड़ा कर दो और ये ब्लेंडिंग थ्योरी बता दो, वो मान जाएगा। आप खुद सोच के देखो, वो मान जाएगा। तो उस समय के लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा इस थ्योरी को काट के दूसरी थ्योरी लाना, है ना। दूसरी चीज इन्होंने कहा फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, तो ये इसको शो नहीं कर पाए क्योंकि जीन नहीं जानते थे, जेनेटिक्स नहीं जानते थे, फैक्टर कहाँ से ले आते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का यूज कर लिया था और वो एक्सेप्टेड ही नहीं हुई उनके साथ के लोगों ने, इसलिए मेंडल को रिजेक्ट कर दिया। फिर 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और शर्मार्क। ये 3 साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट चीज है इंडिपेंडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, कि ये तीनों साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, साथ में नहीं काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। इन तीनों को अलग अलग मेंडल का पेपर मिला, इन्होंने मेंडल के पेपर को पढ़ा, फिर इन्होंने मेंडल के पेपर को लेके वो बैटसन से डिस्कस किया और फिर बैटसन ने मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया और फाइनली मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स का क्रेडिट मिला। ठीक, इनोवेटिव एंड यूनिक वर्क बाय हिम अनरेवल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स का इन्हें क्रेडिट मिला आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ बैटसन। क्लियर। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए और किस किस तरह से क्रॉस किया। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेट। ट्रेट जो है किसी कैरेक्टर के वेरिएबल, जैसे कैरेक्टर है कलर ऑफ पी सीड, तो ट्रेट है येलो और ग्रीन। किसी भी कैरेक्टर का जो भी वेरिएबल होता है उसे हम ट्रेट कहते हैं, जैसे पोर्ट का इन्फ्लेटेड ग्रीन, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड ग्रीन, येलो, एक्सियल, टर्मिनल, लॉन्ग, ड्वार्फ वगैरह वगैरह। ठीक, और ये हम आपको पहले ही बता चुके, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो क्रॉस हैं वो मोनोहाइब्रिड हो सकते हैं, डाईहाइब्रिड हो सकते हैं, ट्राईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? मोनो माने 1, हाइब्रिड माने हीट्रोजाइगस। क्रॉस फॉर 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर हम एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए क्रॉस करते हैं तो हम इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर हम 2 पेयर के लिए करें तो डाईहाइब्रिड कहलाएगा। अगर इसी तरीके से 3 के लिए करें तो ट्राईहाइब्रिड, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए मोनोहाइब्रिड, 2 पेयर के लिए डाईहाइब्रिड, 3 के लिए ट्राईहाइब्रिड। तो हम कोई भी 2 प्लांट चूज कर लेते हैं, कोई भी। एक बात ये याद रखना कि मेंडल ने सिर्फ एक कैरेक्टर कंट्रास्ट किया था। देखो, इन्होंने 7 पेयर ऑफ ट्रेट चूज किए थे या 7 कैरेक्टर चूज किए थे, इसमें से 6 सेम रखे थे, केवल एक पेयर कंट्रास्ट रखा। यानी जब ये टॉल और ड्वार्फ पर काम कर रहे थे, तो जैसे मान लो ये प्लांट टॉल था और ये ड्वार्फ था, ये एक कंट्रास्ट रखा था, बाकी वाइट फ्लावर थे इसमें, एक्सियल फ्लावर थे इसमें, येलो सीड था, ठीक, राउंड था, बाकी 6 कैरेक्टर एग्जैक्टली सेम थे।
6 के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करी थी। मतलब बात समझ रहे हो ना? 6 कैरेक्टर दोनों प्लांट में एग्जैक्ट सेम लिए, दोनों में व्हाइट फ्लावर होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रही व्हाइट ही होंगे, पर्पल भी हो सकते थे, लेकिन जो भी होगा वो दोनों में होगा। दोनों में राउंड सीड होगा या दोनों में रिंकल्ड होगा। मतलब बाकी 6 कैरेक्टर इन्होंने एग्जैक्टली सेम रखे थे। अब यहां पर एक बात और समझ लो, अगर समझ पा रहे हो, कि क्यों हम जेनेटिक्स का क्रॉस मतलब होमोजाइगस से स्टार्ट करते हैं। अगर हम जेनेटिक्स का क्रॉस होमोजाइगस से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम बाकी कैरेक्टर स्टेबल नहीं रख पाएंगे। हम कितने कैरेक्टर पर स्टडी करेंगे भाई, और हम चूक जाएंगे। और मेंडल का सक्सेस का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि वो बहुत पेशेंसफुल व्यक्ति थे। सोचो, 7 कैरेक्टर को 7 अलग अलग बार, ऐसा नहीं कि एक बार में ही सब ले लिए, 7 अलग अलग बार 3 जनरेशन तक, बाकी के 6 सेम रखना, तब जाके उन्हें एक प्रॉपर तरीके का डाटा और रिजल्ट मिले। तो ये बात याद रखना, केवल एक कैरेक्टर पर कंट्रास्ट थे, बाकी 6 कैरेक्टर इन्होंने एग्जैक्टली सेम रखे थे, उनमें कोई भी कंट्रास्ट नहीं रखा था। यानी अगर फ्लावर कंट्रास्ट किया तो केवल फ्लावर, तभी तो मोनो हाइब्रिड कहा। अगर रेंडमली कहते तो काय का मोनो हाइब्रिड और काय का डाई हाइब्रिड। भाई केवल एक ही पॉइंट पर हाइब्रिड, बाकी सब पर सेम। ठीक, तो इन्होंने केवल एक कैरेक्टर को अलग किया, ट्रू ब्रीडिंग। और ये भी ध्यान रखना कि ये प्लांट ट्रू ब्रीडिंग थे, यानी हर कैरेक्टर पर ये होमोजाइगस थे। अगर होमोजाइगस नहीं होते तो वेरिएशन हो जाता। ठीक, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया सेवरल जनरेशन तक, ताकि इनको प्योर प्लांट या होमोजाइगस प्लांट मिल पाए, और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया। तो टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट से कराया या येलो, बाकी सब एक जैसा रखा। ठीक, और हम आपको एक्सपेरिमेंट का तरीका बता चुके हैं कि सीड लगाया, फ्लावर आने के बाद आधे को मेल माना, आधे को फीमेल। जिनको फीमेल माना उनका इमैस्कुलेशन करा दिया, फिर फर्टिलाइजेशन कराया, और इसके बाद जब सीड बन गए तो फिर इन्होंने सीड को बोया, और फिर देखा कि रिजल्ट क्या है। क्लियर है? तो ये F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जो भी सीड आए उनको लगाया, फिर F2 जनरेशन, फिर F3, इस तरीके से इन्होंने जनरेशन निकाली। तो जब इन्होंने F2 जनरेशन में इन्होंने देखा तो इन्हें येलो और ग्रीन जो पी सीड हैं वो 3:1 के रेशियो में मिले। इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में डिसअपियर हो जाते हैं वो F2 जनरेशन में रीअपियर हो जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी यहां से मेंडल ने एक सोच बनाई, हर कैरेक्टर की डबल डोज होती होगी। ठीक, हर कैरेक्टर की यानी जो वो लाइन लिखी ना लॉ ऑफ डोमिनेंस में, फैक्टर्स अकर इन पेयर। इन्होंने यहां से एक सोच बनाई कि जैसे कैपिटल टी 2 और स्मॉल टी 2, फिर F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आए हैं, बट केवल कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ और स्मॉल टी नहीं। तो ये लाइन लिखी इन्होंने कि द कैरेक्टरिस्टिक विच हैड डिसअपियर्ड इन F2 जनरेशन, ग्रीन कलर का सीड नहीं दिखा, लेकिन ये रीअपियर्ड हो जाता है F2 में। हाँ ना, तब तो डिसअपियर और रीअपियर हुआ, होता ही नहीं तो कहां से डिसअपियर होता हो? कहां भाई, डिसअपियर किस चीज को कर सकते हो? जो हो। रीअपियर किसे कर सकते हो? जो हो। तो यानी कि यहां पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया